हाँ तो बच्चा पार्टी कैसे हैं आप लोग? आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है, सॉलिड स्टेट का बात कर रहे हैं। एक चैप्टर हम लोग पढ़ लिया सॉल्यूशन, ये है दूसरा चैप्टर सॉलिड स्टेट। हालांकि एनसीईआरटी में इसको पहला चैप्टर रखा गया और न्यू वाला एनसीईआरटी में तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन बिहार बोर्ड में हमारे सिलेबस में है तो इसको हमको पढ़ना पड़ेगा। तो जो पहला लेक्चर था आपका सॉलिड स्टेट का, इसमें हम लोग क्या पढ़े? इसमें हम लोग पढ़े कि सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो हम लोग बात की कि सर सॉलिड जो है इसमें जो पार्टिकल अरेंज होता है ये वेल अरेंज होता है, और पार्टिकल के बीच में, दो पार्टिकल के जो बीच में डिस्टेंस होता है ये बहुत ही कम होता है, और पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज्यादा होता है। फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप होता है, ये सब बात हम लोग किए थे। फिर हम लोग बात किए थे कि सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल किस तरीके से अरेंज है। अरेंजमेंट के बेसिस पे हम लोग सॉलिड को दो पार्ट में क्लासिफाई किए। एक को हम लोग बोल दिए एमॉर्फस सॉलिड और एक हमारा था क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड हम लोग उसको बोले जिसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं था, और क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग उसको बोले थे जिसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर था, और भी प्रॉपर्टी हम लोग डिफरेंस में देखे थे। फिर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग डिवाइड किए थे, इसमें पहला हम लोग डिस्कस कर चुके थे आयनिक सॉलिड। हम लोग बात किए थे कि आयनिक सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है जिससे वो आयनिक सॉलिड बना हुआ है वो क्या था? आयंस। आयंस में दो तरीके का आयंस होता है, हम लोग बात कर चुके थे, कैटायन और एनायन। और इस कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। कैसा फोर्स था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। फिर हम लोग बात किए थे कि जो हमारा आयनिक सॉलिड है ये नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का सॉलिड स्टेट में, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है मोल्टेन स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि आयन फ्री हो जाता है मूव करने के लिए एक्वस सॉल्यूशन में और मोल्टेन स्टेट में। फिर हम लोग बात किए थे कोवैलेंट सॉलिड, जिसमें हम लोग चर्चा किए थे कि कोवैलेंट सॉलिड हम लोग किसको बोलेंगे? जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होगा। ठीक है, उसी का एग्जांपल हम लोग देखे थे ग्रेफाइट और डायमंड, जिसमें हम लोग बात किए थे कि जो कोवैलेंट सॉलिड होता है वो इंसुलेटर होता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट जो कि कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। फिर हम लोग देखे थे डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस, जिसमें हम लोग बात किए थे कि डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। क्यों होता है ये सारा बात हम लोग कर चुके थे लेक्चर नंबर फर्स्ट में। तो ये है आपका लेक्चर नंबर 2 सॉलिड स्टेट का, जिसमें बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है सॉलिड का टाइप है ना, जैसे मेटेलिक सॉलिड बचा हुआ है, मॉलिक्यूलर सॉलिड बचा हुआ है, तो इसको अभी हम लोग देखते हैं और फिर उससे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, यह है आपका सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 लिखा था नहीं, बना दिए हम खुद से। चलिए, तो आपको समझ में आया, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा हमारा, दूसरा नहीं तीसरा होगा ये। तीसरा क्या है? मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड, ध्यान से देखिएगा कि सर मेटेलिक सॉलिड हम लोग किसको बोलेंगे? ध्यान से देखिएगा कि सर हम लोग मेटेलिक सॉलिड किसको बोलेंगे? ये दिख रहा है आप लोग? कहाँ दिख रहा है? देखिए, मेटेलिक सॉलिड जो होता है मेटल आयन से मिलकर बना होता है, जिसको कर्नल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नल्स। तो लिख देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are metal ion। constituents particle are metal ions, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं कर्नल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्नल्स। ओके। दूसरा है कि मेटेलिक सॉलिड में ये जो कर्नल्स होता है इसके बीच मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? मेटेलिक बॉन्ड। इसको भी लिख देते हैं मेटेलिक बॉन्ड present between metal ions। जो मेटल आयंस होता है इसके बीच में जो है मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अच्छा, जितना भी मेटेलिक सॉलिड होता है सब जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, तो एक्सेप्शन में आप लोग लिख लीजिएगा एक्सेप्ट
एक्सेप्ट लेड, लेड पीबी ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है ना, ये जो है इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, तो ये एक एक्सेप्शन होगा। अच्छा, मेटेलिक सॉलिड का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, ये मेलिएबल होता है। मेलिएबल का मतलब ये होता है कि इसको हम लोग थिन शीट के रूप में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं आप लोग, जैसे एल्युमिनियम का चादरा उधर आता है ना, तो इसको थिन शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, इसका एक और नेचर होता है, ये मेलिएबल के साथ साथ डक्टाइल भी होता है, मतलब मेटल को जो है हम लोग थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट, इसलिए आप लोग वायर देखते होंगे, कॉपर का वायर होता है, एल्यूमिनियम का होता है, एकदम थिन पतला पतला वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेटेलिक सॉलिड का प्रॉपर्टी होता है, इसको हम लोग थिन शीट के रूप में कन्वर्ट कर पाएंगे। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेलिएबिलिटी। और जब हम लोग इसको हम लोग थिन वायर के रूप में कन्वर्ट कर पाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। इसका मतलब जो हमारा मेटेलिक सॉलिड है ये मेलिएबल होता है और कैसा होता है, डक्टाइल। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम लोग लिख ही देते हैं तो अच्छा रहेगा। they are malleable and ductile। ये कैसा होता है, malleable and ductile। malleable का मतलब क्या हुआ कि थिन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे, और डक्टाइल का मतलब क्या हो गया कि थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग एग्जांपल का बात करेंगे कि सर मेटेलिक सॉलिड का एग्जांपल बताइए, जैसे देखिए आयरन, निकल, कॉपर, एल्यूमिनियम, है ना, ये मेटेलिक सॉलिड है। एंड ऑल एलॉय, जितना भी मिश्र धातु है मेटेलिक वाला, ऑल मेटेलिक एलॉय, मिश्र धातु जो है ये भी कैसा होता है, मेटेलिक सॉलिड होता है, जो मेटल से मिलकर बना होता है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे ब्रास, मिश्र धातु है, मतलब एलॉय है। पित्तल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये किससे बना है, कॉपर प्लस जिंक से। तो कॉपर क्या है, मेटल है, ये भी मेटल है, तो ये एलॉय भी कैसा होगा, मेटेलिक सॉलिड में काउंट करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लिए, मेटेलिक सॉलिड भी हम लोग देख लिए। अब लास्ट हम लोग क्लासिफाई किए थे, एक लास्ट वाला क्या था, मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड, ध्यान से देखिएगा। चौथा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए ये सब एग्जाम में आता है तो भाई इसको पढ़ना है ना, अब ये नहीं कि इसको इग्नोर करके चल सकते हैं, एग्जाम में आता है इसलिए पढ़ा रहे हैं, और आपको भी पढ़ना ही है, तभी जाके एग्जाम में आप केमिस्ट्री के अंदर अच्छा स्कोर कर पाइए। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड हम लोग किसको बोलेंगे, जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स मॉलिक्यूल होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। एटम भी होता है, कहां पे होता है ये बताएंगे, मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम लोग बोल देते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड को देखें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है 3 तरीके का होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने तरह का होता है, 3 तरीके का होता है। ध्यान से देखिएगा, लिख ही देते हैं, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ये कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। जो हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये कितने तरह का होता है, 3 तरीके का होता है। ठीक है, आप लोग को भी याद रखना है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। जैसे पहला देखिए, एक होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ओके। एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ओके। और तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डेड, वैसा सॉलिड मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो, वैसा सॉलिड जिसमें कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ठीक है, तो एक बात पहले हम लोग कर लेते हैं कि पोलर या नॉन पोलर किसको बोलेंगे। ये मॉलिक्यूल होता है कि मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोल देंगे। तो एक क्वांटिटी एक्सप्लेन करके बताते हैं तो वहां से आपको पता चलेगा कि पोलर किसको बोलेंगे या नॉन पोलर किसको बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज बात कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल मोमेंट।
इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। ध्यान से देखिएगा, छोटा सा बात है, 11th का एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, वहां पे पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे बता देते हैं। चलिए देखिए, कोई भी मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, इसको मेजर करने के लिए क्वांटिटी दिया गया है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है, और वो क्वांटिटी क्या है? वो है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट मेजर क्या करता है? मेजर पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल के पोलैरिटी के बारे में बतलाता है कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर। अभी ये वर्ड आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं यहाँ पे HCl, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे Cl2। ध्यान से देखिए, ठीक है। अच्छा, HCl को अगर कोवैलेंट बॉन्ड बना करके रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सर HCl के बीच में बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड, और क्लोरीन के बीच में भी सर इस तरीके से बॉन्ड हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन था? 7। तो एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और ये डुप्लेट पूरा करता है। सेम इसी तरीके से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है? 2। एक और चीज आप लोग पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? कि किसी मॉलिक्यूल का जो है नेट अट्रैक्शन कितना है, या किसी भी बॉन्डेड एटम में किसी मॉलिक्यूल का अपना अट्रैक्टिंग पावर कितना है ना। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, इसको भी बता देते हैं। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम। हालांकि उतना लंबा नहीं इसका डेफिनेशन पढ़ना है, बस वो बता दिए हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है। खींचने की क्षमता होती है। जब इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जबरदस्ती खींचेगा। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है आप लोग पढ़े होंगे, क्लोरीन का ज्यादा होता है और हाइड्रोजन का कम होता है। तो क्लोरीन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपने तरफ शिफ्ट करना चाहेगा, खींचना चाहेगा। और एक बात आप लोग पढ़े हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मतलब कर्जा में है, और कर्जा में है तो दिखाने के लिए इसको हम लोग कौन सा साइन देते हैं? माइनस वाला साइन देते हैं। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाया है, बस ये टेंडेंसी है, ये खींचने की कोशिश कर रहा है, पूरा इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाया है। इसके लिए ऊपर कंप्लीट माइनस चार्ज नहीं देते हैं, कंप्लीट नहीं देते हैं, पार्शियल चार्ज देते हैं, और पार्शियल चार्ज को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डेल्टा। तो डेल्टा माइनस चार्ज आ गया। अच्छा, इसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका मतलब ये पैसा वाला था, इलेक्ट्रॉन था इसके पास, तो इसको डेल्टा प्लस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब क्या है कि एक पोलैरिटी बन गया कि सर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, मतलब मॉलिक्यूल में क्या है? पोलर नेचर है, पोल क्रिएट हो गया, एगो प्लस वाला चार्ज आ गया, एगो माइनस वाला चार्ज आ गया, मतलब पोल क्रिएट हो गया। इसी मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोल देंगे कि सर ये मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर है। ये मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर है। लेकिन अगर सर हम यहाँ पे देखें, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अच्छा ये मॉलिक्यूल पोलर है और यहाँ पे हम लोग मेजर करेंगे डाइपोल मोमेंट का वैल्यू, ये 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो बोल देंगे कि जहां पे डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं होता, 0 नहीं होगा मतलब कुछ होगा, 1 2 3 4 कुछ होगा, तो 0 नहीं है, तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोल देते हैं कि सर ये मॉलिक्यूल कितना है? कौन सा है? नॉन पोलर है। तो जहां पे भी डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं होता है तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? उस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आई होप की वाला समझ में आया गया हो। अब Cl2 वाला देख लीजिए ध्यान से, इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब बताइए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन का और ये वाला क्लोरीन, दोनों क्लोरीन है तो सेम होगा, तो सेम होगा तो जितना पावर से ये अपनी तरफ खींचेगा उतना ही पावर से ये अपनी तरफ खींचेगा, तो टोटल पावर जो है, अट्रैक्टिंग पावर क्या है? 0। तो यहाँ पे क्या है कि जो डाइपोल मोमेंट म्यू है इसका वैल्यू 0 आ जाता है, और इसी मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। आई होप कि आपको आप समझ में आ गया हो। तो पोलैरिटी मेजर करने के लिए जो है हमको डाइपोल मोमेंट देखना पड़ता है। जिसका म्यू का वैल्यू 0 नहीं आया नॉन पोलर, और जिसका 0 आ गया उसको हम लोग क्या बोल देंगे? पोलर। अब हम लोग देख लेते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड किसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये वाला छाप लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो सर अगला क्या है? अगला है पोलर
मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट क्या है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना भाई, यही देखिए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नाम से क्लियर है, पोलर मॉलिक्यूलर मतलब जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा, जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल। तो लिख देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट particles are polar molecule। तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा, यहां पे जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में जो फोर्स लगेगा, पोलर मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर बाय डाइपोल फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा, डाइपोल फोर्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और इसमें याद रखना है, दे आर इंसुलेटर, बस इसमें इतना ही बात याद रखना है, ज्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। दे आर इंसुलेटर। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल हो गया HCl, सॉलिड NH3, सॉलिड HCl, etc। तो ये सब हो गया आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। थोड़ा सा पानी पी लेता है। हाँ चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, और इसको ए बना देते हैं ना, मॉलिक्यूलर वाला का ए है, ए वाला पार्ट है। चलिए ये है बी वाला पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ध्यान से देखिएगा, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या होगा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इधर एटम्स भी हो सकता है, जैसे एटम्स, जैसे हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, मतलब इनॉर्ट गैस आता है इसमें, एटम्स, इधर एटम्स और पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। यहां पे जो फोर्स होता है वो होता है वीक वंडरवॉल फोर्स। अगर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ कौन सा फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे तो वो होता है वंडरवॉल फोर्स, वीक वंडर वॉल्स फोर्स, वीक वंडर वॉल फोर्स होता है ना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल हो गया Cl2O2, जितना भी पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, कैम्फर भी होगा, etc। ये हो गया भाई सॉलिड का टाइप खत्म। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। चलिए अच्छा, इसमें तो एक और है ना, तीसरा भी बता ही देते हैं, सी नंबर का, ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। इसमें बस एक चीज याद रखिएगा आप लोग, किसको हम लोग बोलेंगे कि सर ये हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड है, तो जहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो। अब हमको ये याद रखना है कि सर हाइड्रोजन बॉन्ड कहां होगा, अब बताइए कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहां होगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ
हाइड्रोजन होगा। कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। तो समझ जाएंगे कि सॉलिड कैसा है। अगर सॉलिड होगा वो तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड होगा। जैसे एग्जांपल में बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे आइस का, H2O। अब बताइए, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। अगर हम लोग बात करेंगे NH3 का, सॉलिड NH3 का, तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। अगर हम लोग बात करेंगे HF का बात करेंगे तो हाइड्रोजन के साथ कौन है? फ्लोरीन। तो इस सब में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड पहचानने का एक ही तरीका है कि फोन के साथ, फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अगर फोन के साथ हाइड्रोजन है तो वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया सॉलिड का टाइप खत्म। अब हम लोग देखते हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, चलिए क्रिस्टल लैटिस का हम लोग बात कर लेते हैं, और ये भी पढ़ लें, थोड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा टाइम देख लेते हैं, टाइम भी तो देखना पड़ेगा ना भैया। टाइम है अपने पास बहुत। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्रिस्टल लैटिस। ध्यान से देखिए, द रेगुलर 3-dimensional arrangement of lattice point in space or crystal is called क्रिस्टल लैटिस। अब ये देखिए, थोड़ा सा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्रिस्टल मतलब हो गया सॉलिड का टुकड़ा, है ना, और उस सॉलिड के टुकड़े में जो अलग अलग लैटिस पॉइंट है, उसका जो 3-डायमेंशनल अरेंजमेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। जैसे सोडियम क्लोराइड हमको मिलेगा, तो सोडियम क्लोराइड का इस तरीके से ढेला मिलेगा। ढेला समझता ना, बड़का से सॉलिड मिलेगा। अब इसके अंदर ये जो सॉलिड मिला, इसके अंदर जो अरेंजमेंट है लैटिस पॉइंट का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रिस्टल लैटिस का। 2 मार्क्स में कई पूछा है 1-2 बार क्वेश्चन, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं सर? तो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। कि क्रिस्टल लैटिस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ध्यान से देखिए। पहला, each point in a crystal lattice is called, इसको हम लोग बोलते हैं, is called lattice point और लैटिस साइट। जितना भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर पॉइंट मिलेगा, जिससे वो ज्योमेट्री पूरा बना हुआ है, हर एक पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट, या क्या बोल देंगे? लैटिस साइट। लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट बोल देंगे। ठीक, जितना भी लैटिस पॉइंट है वो उस सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के बारे में बताएगा। ठीक है, each lattice point represent one constituent पार्टिकल्स। हर एक लैटिस पॉइंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के बारे में बतलाता है। ठीक है, और लैटिस पॉइंट को अगर हम लोग जोड़ देते हैं स्ट्रेट लाइन से, तो स्पेसिफिक ज्योमेट्री बनता है। और लैटिस पॉइंट
ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू शो ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल। अब ध्यान से देखिए, अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, क्रिस्टल लैटिस का मतलब होता है एक सॉलिड का बड़ा सा टुकड़ा। इस टुकड़े में जो हर एक पार्टिकल को हम लोग बोल रहे हैं लैटिस पॉइंट। हर एक पार्टिकल जो है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैटिस पॉइंट। हर एक लैटिस पॉइंट को जोड़ देंगे तो एक स्पेशल ज्योमेट्री बनेगा। और टोटल एक साइंटिस्ट था जो ब्रेवियस नाम का, वो बताया था कि 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम पॉसिबल है। कितने तरह का? 7 तरह का। तो यही बात लिखा हुआ है, ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस साइट। दूसरा, ईच लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और लैटिस पॉइंट को हम लोग जब ज्वाइन कर देते हैं स्ट्रेट लाइन से तो वो ज्योमेट्री देता है क्रिस्टल का। अब ब्रेवियस के अकॉर्डिंग, जो ब्रेवियस जो साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि टोटल 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम होता है। कितने तरह का क्रिस्टल सिस्टम होता है? 7 तरह का। तो भी लिख देते हैं, आप लोग याद रखिएगा नोट पॉइंट में, है ना। अकॉर्डिंग टू ब्रेवियस 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम। हालांकि बता देते हैं, जैसे उन्होंने बोला कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होगा, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल। तो इस तरीके से बताएं। तो टोटल 7 वो होता है। सातों को एक टेबल बना के लाएंगे और वहीं पर बता देंगे एग्जांपल के साथ, ठीक है। बस आप लोग अभी इतना याद रखिएगा कि ब्रेवियस के अकॉर्डिंग कितने तरह का क्रिस्टल सिस्टम है, 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम। अच्छा, अभी हम लोग बात किए कि सर जो क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल हम लोग किसको बोल रहे हैं? ये सॉलिड का जो एक टुकड़ा है। अब इसके अंदर जो छोटा छोटा रिपीटिंग यूनिट बन रहा है, छोटा छोटा जो रिपीटिंग यूनिट होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। जैसे पूरा एक क्रिस्टल है तो इस सिंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा यही है कि सर यूनिट सेल क्या है। ध्यान से देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? यूनिट सेल। ध्यान से देखिए यूनिट सेल है द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? यूनिट सेल। क्या बोल देंगे? यूनिट सेल। और हम लोग जो है क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ना, उसी में हम लोग है ना क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ना, और उसके अंदर हम लोग देखेंगे किस किस तरह का यूनिट सेल जो है पॉसिबल है, ठीक है। तो यूनिट सेल क्या है? क्रिस्टल के अंदर जो रिपीटिंग यूनिट है, बार बार रिपीट होकर के जो पूरा क्रिस्टल बना हुआ है, इस रिपीटिंग यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। इस रिपीटिंग यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर रहे हैं सर? तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, ध्यान से देखिएगा आप। हम लोग को कैसा क्रिस्टल सिस्टम पढ़ना है? क्यूबिक, है ना। अब ध्यान से देखिए, बना लेते हैं क्यूब, क्या ही दिक्कत है।
है ना, क्या ही दिक्कत है, तो बढ़िया से बना देते हैं। लीजिए भाई, लीजिए भाई, लीजिए, लीजिए, ये बन गया भाई क्यूब। ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग मान रहे हैं कि सर यहाँ से यहाँ तक को हम लोग जो है यहाँ नीचे का हेला ले आए, यहीं तक रहने दो। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, ठीक, ध्यान से देखिए, सिनेमा को चेंज कर लो। अच्छा, ये ओरिजिन बना देते हैं इसको। ये हो गया आपका सर एक्स एक्सिस। ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस, इतना पता है आप। और ये हो गया सर जी वाई एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस। यहाँ पे कुछ बताना है इसलिए ये बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। और सर इसको येलो से ही रहने दीजिए, इसको हम लोग बना देते हैं। ये ऐसे है, ऐसे है ना। ये तो हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस इधर वाला, और ये ऐसे सामने, ऐसे तो सामने बोर्ड पे ड्रॉ ही नहीं होगा। इसको हम लोग बना देते हैं कि सर ये ऐसे है। ये है आपका जेड एक्सिस, और ये वाला जो पॉइंट है ये है ओरिजिन, वो बोल देते हैं ओरिजिन है। अच्छा, यहां से लेकर के यहां तक का जो इसका डिस्टेंस होगा, इस क्यूब में जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है? ए। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोल रहे हैं बी, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है क्यूब का, इसको हम लोग बोल रहे हैं सी। ओके, यहां जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। ध्यान से देखिए, एक्स और जेड के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये पेन दिख रहा? अरे भाई ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है तो कौन सा ले लें, कौन सा? ये वाला ले, हाँ, ये वाला जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बीटा। ठीक है। और ये ले लेते हैं, और ये वाला जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डेल गामा। क्या बोल देते हैं इसको? गामा। गामा। ये है सर, ये भाई, ये है सर गामा एंगल है। कैसा एंगल है? गामा। तो ये एक यूनिट सेल को ड्रॉ कर रहा है बढ़िया से, और ये क्यूबिकल है। कैसा है? क्यूबिकल। ध्यान से देखिएगा, दो तरह का पैरामीटर होता है। एक होता है आपका एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल, तो एक्सियल एंगल आप ही लोग बताइए कितने तरह, कौन कौन? तीन को है, अल्फा, बीटा और गामा। एक क्या है? अल्फा है सर, एक क्या है? बीटा है सर, और एक क्या है सर? गामा है सर। वाई नहीं, गामा है, गामा। अल्फा, बीटा और गामा। अब बताइए, जो अल्फा है ये किसके बीच का एंगल है? बिटवीन वाई एंड एक्स एक्सिस। बिटवीन वाई एंड एक्स एक्सिस। अच्छा, ये बताइए बीटा। तो बीटा है सर बिटवीन एक्स एंड जेड एक्सिस। इसको हम लोग एक्सिस के बीच में एंगल बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल एंगल। एक्सिस के बीच में एंगल बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल एंगल। ओके, गामा किसके बीच में बना है? तो सर गामा बना है जेड और वाई के बीच में, तो बिटवीन जेड एंड वाई एक्सिस। अब आप लोग सोच रहे हैं सर ये क्यों बताएं? बताना है, इसलिए बताए हैं कि आगे जो आपको बोले हैं कि ब्रेवियस के अकॉर्डिंग 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम है, तो यही इसी एक्सियल एंगल पे बेस्ड होगा और एक्सियल डिस्टेंस पे बेस्ड होगा। तो पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल में एक हम लोग देख लिए एक्सियल एंगल, और दूसरा है आपका एक्सियल डिस्टेंस। एक्सियल डिस्टेंस। डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस कौन कौन है? जैसे ये O है, इसको B मान लिए तो OB हो जाएगा। ये O है, इसको C मान लिए तो OC C है, और O है, इसको D मान लिए तो OD है। तो एक्सियल डिस्टेंस है आपका A, B और C। ठीक है, ये है आपका एक्सियल डिस्टेंस।
तो यही एक्सियल डिस्टेंस और एंगल के बेसिस पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि टोटल 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसलिए ये बता दिए हैं, इसको आप लोग याद रखिए। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, है ना। चलिए अब ध्यान से देखिएगा दोस्त, इधर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यूनिट सेल का टाइप। देखिए यूनिट सेल जो होता है ना दोस्त, मोस्टली दो तरह का होता है, मोस्टली नहीं बोल सकते हैं, मैनली दो तरह का होता है। यूनिट सेल मैनली कितने तरह का होता है सर, दो तरीके का होता है। अच्छा हाँ, एक होता है प्रीमिटिव यूनिट सेल, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रीमिटिव प्रीमिटिव यूनिट सेल। कैसा यूनिट सेल है ये, प्रीमिटिव यूनिट सेल। देखिए प्रीमिटिव का मतलब होता है, प्रीमिटिव का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है सिंपल, साधारण, है ना। तो प्रीमिटिव यूनिट सेल को सिंपल यूनिट सेल हम लोग बोलते हैं। सिंपल यूनिट, सिंपल यूनिट, ऐसे क्यूबिक यूनिट बोलेंगे, सिंपल यूनिट सेल, या इसको शॉर्ट में हम लोग बोल देंगे, शॉर्ट मतलब शॉर्टकट में एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, एससीसी बोला जाता है इसको शॉर्ट में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए आप। तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके गाइस, एक होता है दोस्त नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल, ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्या है, नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल ये अलग अलग तरह का होता है, जैसे जैसे ध्यान से देखिएगा, एक होता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बीसीसी। बॉडी सेंटर यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, बीसीसी। एक होता है फेस सेंटर, फेस सेंटर यूनिट सेल, इसको हम लोग बोलते हैं एफसीसी। एक होता है एज सेंटर यूनिट सेल, हालांकि ये सिलेबस में नहीं, लेकिन पढ़ना है उतना डिटेल में, लेकिन पढ़ना है। एज सेंटर यूनिट सेल, इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे सर, ईसीसी। और एक होता है आपका एंड सेंटर, एंड सेंटर यूनिट सेल, एक क्या है आपका एंड सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग को हर एक यूनिट सेल के बारे में जानना है, लेकिन हम लोग जो यूनिट सेल पढ़ रहे हैं ये क्यूबिकल यूनिट सेल है, तो क्यूब के बारे में कुछ जानकारी हमें पता होना चाहिए। आप लोग को पता होगा, लेकिन एक बार हम लोग लिख लेते हैं कि क्यूब में कॉर्नर कितना होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, क्यूब का बॉडी डायगोनल कितना होता है, बॉडी डायगोनल का वैल्यू कितना होता है, फेस डायगोनल का वैल्यू कितना होता है। तो ये सारा कुछ जो है हम लोग क्यूब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा इस सब टॉपिक से तो आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं किसके बारे में, क्यूब के बारे में, फिर हम लोग धीरे बारी बारी से चर्चा करेंगे। सिंपल यूनिट सेल क्या है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल क्या है, एफसीसी, ईसीसी, इस सब का चर्चा अभी हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ बात हमको करना है क्यूब के बारे में। अच्छा, क्यूब आप लोग बचपन में पढ़े होंगे सर, क्यूब क्यूब क्या है क्यूब। तो देखिए क्यूब बना रहे हैं, क्यूब, ये है दोस्त क्यूब, 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 ये है दोस्त क्यूब। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, क्यूब में जो है कॉर्नर कितना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8।
तो एक बात तो आप ऐसे ही सीख गया, इसमें नहीं पता लग रहा है तो आप जिस रूम में पढ़ रहे हैं हर एक कोना को देखिए, एक नीचे सामने होगा आपके 2 गो, 1 2, ऊपर 3 4 5 6, फिर इसके नीचे 7 और फिर यहाँ पे 8। तो आप अपने रूमे को क्यूब मान लीजिए तो आपको दिख जाएगा कि सर हाँ सर कोना कै गो है, 8 गो है। तो क्यूब में अगर हम लोग बात करेंगे, पहला बात कि सर कॉर्नर कितना है, कॉर्नर, तो क्यूब में कॉर्नर है 8 गो, क्यूब में कॉर्नर कितना है 8 गो। चलिए दूसरा हम लोग बात करते हैं कि सर क्यूब में फेस कितना है, फेस, अच्छा क्यूब का चेहरा भी होता है, हाँ दोस्त क्यूब में फेस कितना है, तो क्यूब का फेस आप अपने रूम को देखिए, एगो सामने वाला दीवाल, एगो पिछलका दीवाल, एगो निचलका दीवाल, एगो ऊपर का दीवाल, एगो कट का दीवाल, मतलब एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, 2 हो गया, एक इस साइड एक इस साइड, मतलब एक राइट एक लेफ्ट, 4 हो गया, एक फ्रंट में एक बैक में, 4 2 6 हो गया। तो फेस कितना होता है भाई, फेस होता है 6 गो, फेस कितना होता है 6। तीसरा है कि सर एज कितना होता है, किनारा, किनारा होता है भाई 12 गो, 12, किनारा कितना होता है 12, ठीक है। इससे किनारा आपको समझ में आएगा भाई ऐसे, देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6, फिर इस तरीके आएगा 7 8। तो टोटल अगर हम लोग क्यूब अच्छा से बना रहेगा तो उसमें पता चल जाएगा, मैचिस वाला बॉक्स में किनारा कितना होता है 12 गो, माचिस में पता चल जाएगा, ठीक है, किनारा कितना होता है 12 गो। ओके, तो 3 चीज आपको पता चल गया कि सर कॉर्नर 8 गो होता है, फेस 6 गो होता है, और एज, एज मतलब क्या है, किनारा, किनारा कै गो सर, किनारा है सर 12 गो। अच्छा हो गया, अभी और भी इंफॉर्मेशन है, इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, अभी और सुनिए, सुनाते हैं आपको बड़े ही कम शब्दों में। तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं, सर बॉडी डायगोनल बताइए, बॉडी, बॉडी डायगोनल से पहले हम लोग देख लेते हैं फेस डायगोनल, है ना, फेस डायगोनल हम लोग बात कर रहे हैं। चौथा बात कर रहे हैं कि इसका फेस डायगोनल कितना होता है सर, फेस डायगोनल, इसका एगो फेस, क्यूब के एगो फेस को बाहर निकालते हैं, है ना, निकाल दीजिए, लीजिए सर क्यूब के एगो फेस को बाहर निकाल दिए, ये वाला फेस है, ये वाला फेस को या कोई हो एगो फेस को बाहर निकाल दिए, ठीक है। अच्छा डायगोनल किसको बोलते हैं, ये सर यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है इसी को आप क्या बोल रहे हैं डायगोनल, एगो डायगोनल ये होगा एगो ये होगा। अब मान लेते हैं कि इसका एज लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ए, तो ये भी कितना होगा, ये ए, एज लेंथ तो यही होता है। अच्छा ये दोनों कितना डिग्री के एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे है। तो अगर इसका वैल्यू निकालना होगा, इसको हम लोग बोल रहे हैं फेस डायगोनल, मान लेते हैं फेस डायगोनल, फेस डायगोनल को एच मान लो अभी, ठीक है। तो ये एच बराबर क्या होगा, ऐसा पढ़ा होगा कि सर ये हो जाएगा रूट के अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो सर क्या हो गया, एच का वैल्यू हो गया सर 2a स्क्वायर, और 2 तो बाहर नहीं निकलेगा, ए स्क्वायर से ये बाहर निकल गया, तो एच बराबर आ जाएगा सर रूट 2a, क्या आ जाएगा रूट 2a। और ये एच को हम बोल रहे हैं कि ये क्या है फेस डायगोनल, क्या है फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल का वैल्यू कितना आ गया सर रूट 2a, रूट 2a। और बॉडी डायगोनल देखेंगे पूरा क्यूब में यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा बॉडी डायगोनल, ये हो जाएगा बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल का वैल्यू हम लोग निकाल के देखेंगे तो ये आ जाएगा रूट 3a। तो बस आपको ये याद रखना है कि सर बॉडी डायगोनल क्यूब का कितना होता है रूट 3a। ए क्या है किनारे की लंबाई, ए क्या है किनारे की लंबाई, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं एज लेंथ, एज लेंथ बोल रहे हैं या किनारे की लंबाई बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा क्यूब के अंदर बॉडी डायगोनल कितना होता है 4 गो, कैसे, तो एक उस कोना से नीचे एक हो गया, और इस ऊपर का से एक नीचे, ठीक है। जैसे आप जिस रूम में है तो एक ऊपर एक साइड के कोना पकड़िए और उसके इन फ्रंट वाला कोना पे जाइए, नीचे हो गया, और फिर उसी का नीचे वाला उसका ऊपर वाला, तो 2 गो इधर हो गया,
और 2 गो इस साइड में, तो बॉडी डायगोनल कितना हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा। फेस डायगोनल कितना होगा, तो एगो फेस में डायगोनल कितना होगा, एगो 2 गो, अब फेस टोटल है कितना, 6 गो, तो फेस डायगोनल कितना हो जाएगा, 12। तो ये सब भी बात आपको याद रखना, लिखिए देते हैं। टोटल फेस डायगोनल, टोटल फेस डायगोनल, टोटल फेस डायगोनल कितना है सर, 12 गो। और टोटल बॉडी डायगोनल कितना है, टोटल सर बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल, टोटल सर बॉडी डायगोनल है 4 गो। हाँ, इसमें कुछ और एक बात बता देते हैं कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं क्या? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम आप लोग पढ़े होंगे, ए क्यूब, एज लेंथ का क्यूब कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बात आपको क्यूब के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके जो है इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बहुत आसानी से बन जाएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसको छाप लीजिए, और इसमें भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, तो चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, हाँ सर, चलिए। देखिए, पहला हम लोग बात कर लेते हैं सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एससीसी। पहले इसका डेफिनेशन बता देते हैं, फोटो भी बना देंगे, फिर एक और थोड़ा सा बात इंपॉर्टेंट है उसको बताएंगे। देखिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हम लोग किसको बोलते हैं, द टाइप ऑफ यूनिट सेल, द टाइप ऑफ यूनिट सेल in which atoms present at corners only, वैसा यूनिट सेल जिसमें एटम सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या उसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एससीसी। अब इसका फोटो भी आपको बना करके दिखा देते हैं, चलिए देखिए, ये बना रहे हैं भाई, बढ़िया एकदम क्यूब, है ना, बना रहे एकदम बढ़िया क्यूब, बन गया दोस्त, बन गया। हमसे क्या कह रहा है कि एटम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सर एटम कॉर्नर पे होगा, एटम कहाँ रहेगा, कॉर्नर पे, और कॉर्नर है कै गो, 8 गो, एटम कहाँ पे है, कॉर्नर पे, एटम कहाँ पे है, कॉर्नर पे, एटम है कहाँ पे, कॉर्नर पे, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमको बहुत सारा कुछ देखना है, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता देते हैं। ये बात क्या है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और ये आपको पता होना ही चाहिए। देखिए, जैसे कि ये क्यूब है, जैसे कि ये क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, और यहां पे हमको कुछ बात करना है। जैसे अगर एटम अगर कॉर्नर पे, कहां पे है, कॉर्नर पे है, तो इस एटम का कितना पार्ट इस क्यूब के अंदर है, ये बात करना चाह रहे हैं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, इफ, हाँ या ऐसे लिखिए, corner atoms शेयर्ड बाय, मतलब इसका कितना पार्ट जो है क्यूब के अंदर आता है, तो आपको याद रखना है कि जो एटम कॉर्नर पे रहता है उसका लगभग 1/8वां पार्ट जो है क्यूब के अंदर होता है। ठीक है, अच्छा, अगर कोई एटम फेस पे है,
कहां पे है, फेस सेंटर एटम है, मतलब फेस पे प्रेजेंट है, फेस सेंटर एटम शेयर्ड बाय, तो उसका जो है आधा पार्ट जो है क्यूब में रहता है। जैसे मान लेते हैं ये एगो फेस है और यहाँ पे एगो बीच में एगो एटम रहेगा, तो आधा ई कता रहेगा और आधा ऊ कता रहेगा, तो क्यूब के अंदर कितना पार्ट आया, आधा पार्ट। सेम इसी तरीके से कॉर्नर के लिए भी है कि कॉर्नर पे अगर कोई एगो एटम को रख रहे हैं तो उसका लगभग 1/8वां पार्ट क्यूब के अंदर होगा, बाकी बाहर होगा। ये बात कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब समझ में आ गया ना? हाँ हाँ, आ गया समझ में। ध्यान से देखिए, जो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगा, बॉडी सेंटर एटम, बॉडी सेंटर एटम, तो ये टोटल 1 एटम ही शेयर करेगा। जैसे बॉडी सेंटर का मतलब क्या, पूरे क्यूब के बीच में रख देंगे तो पूरा एटम क्या है, क्यूब में है, तो इसको टोटल एटम काउंट करेंगे हम। अच्छा, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा, तीसरा, ये एनपी है, नोट पॉइंट में इसको लिख लीजिएगा। इसमें एक और पॉइंट लिखा देते हैं, इसको आप लोग जो है ना साइड में छापिएगा। चौथा पॉइंट क्या, इसी पे लिख दे, यहीं पे लिख देते हैं, हाँ सही रहेगा, है ना। चौथा है कि अगर कोई एटम एज पे है, किनारे पे प्रेजेंट है, तो कितना से शेयर करेगा। तो एज दिख रहा है ना भाई, अब जगह नहीं है इसलिए यहीं पे लिखना पड़ रहा है ना। एज सेंटर एटम, एज सेंटर एटम शेयर्ड बाय 1/4 पार्ट, कितना शेयर करता है, 1/4। इतना आपको याद रखना है। अब आते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट से। देखिए, इतना बात आपको याद रखना है कि अगर कोई एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो कितना एटम शेयर करेगा। तो सर अगर कोई एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो वो शेयर करेगा लगभग 1/8 पार्ट, ठीक है। अगर कोई एटम फेस पे प्रेजेंट है तो वो कितना से शेयर करेगा, 1/2 पार्ट, मतलब आधा। बॉडी सेंटर पे है मतलब क्यूब के एकदम बीच में रहेगा, तो पूरा एटम क्यूब में ही रहेगा। और अगर कोई एज पे है तो वो कितने पार्ट को शेयर करेगा, तो वो 1/4 पार्ट को शेयर करेगा, ठीक है। अब इसको कहीं पे साइड में आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बनता है और हर बार एग्जाम में पूछता है। न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत सारा बनेगा और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससीसी, मतलब वैसा यूनिट सेल जिसमें एटम क्यूब के सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, बाकी कहीं भी प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोल देंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और ये हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मूला। इससे आगे भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में जानेंगे, लेकिन इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आपका काम क्या है, आप लोग बढ़िया से इसको रिवाइज कर लीजिए। जो भी बच्चे अगर पहला लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग को भी मजा आ रहा होगा। और अच्छा लग रहा है तो एकदम बढ़िया बढ़िया कमेंट करिए कि सर बहुत मजा आ रहा है, ताकि हम लोग को भी तनी मोटिवेशन आए पढ़ाने का, है ना। तो चलिए, इससे आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग चिल मारिए।